नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये मामला है कनाडा का, जहां ओटावा शहर के पास एक इलाका है, नाम है बारहोवेन। वहीं पर रहते थे भूपिंदर गिल, अपनी पत्नी जगतार गिल और उनके 3 बच्चे। 29 जनवरी 2014 की बात है। उस दिन उनकी शादी की 17वीं सालगिरह थी। दोपहर के करीब 12 बजे भूपिंदर अपनी बड़ी बेटी दिलप्रीत के साथ बाहर निकले। वे लोग केक और फूल लेने जा रहे थे ताकि घर आकर सेलिब्रेट कर सकें। जगतार गिल, यानी भूपिंदर की बीवी, उस वक्त घर पर थीं। दरअसल एक दिन पहले ही उनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ था, तो वो आराम कर रही थीं। बाकी दोनों बच्चे स्कूल में थे और दिलप्रीत ने स्कूल से छुट्टी ले ली थी ताकि मम्मी का ध्यान रख सके। अब जैसे ही दोपहर के करीब 1 बजे भूपिंदर और दिलप्रीत घर लौटे, भूपिंदर गाड़ी से सामान निकालने लगे और दिलप्रीत आगे दरवाजे की तरफ बढ़ी। लेकिन जैसे ही वो पास पहुंची, उसने देखा कि दरवाजा खुला है, जबकि निकलते वक्त उन्होंने ताला लगाया था। वो अंदर गई और बोली, माँ, हम आ गए हैं। मम्मी, कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। थोड़ा डरते डरते वो लिविंग रूम की तरफ बढ़ी और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। उसकी मां जमीन पर पड़ी थीं। पहले तो उसे लगा कि मम्मी सोफे से फिसल गई होंगी, लेकिन जब वो पास गई तो देखा कि मां के शरीर पर खून फैला है। वो जोर से चीख पड़ी और जैसे ही भूपिंदर ने अपनी बेटी की चीख सुनी, वो अंदर दौड़ा। जब उसने अपनी बीवी को फर्श पर खून से सना देखा तो कुछ पल के लिए तो जैसे उसके होश ही उड़ गए। दिलप्रीत भागकर ऊपर गई ताकि एम्बुलेंस को कॉल कर सके, लेकिन देखा कि फोन के सारे तार कटे हुए थे। फिर भूपिंदर ने अपने मोबाइल से 911 कॉल किया। कॉल के दौरान वो जोर जोर से रो रहा था। उसकी हालत सुनकर 911 ऑपरेटर ने उसे कहा, शांत हो जाइए और अपनी बीवी को सीधा लिटाकर सीपीआर दीजिए। लेकिन जैसे ही भूपिंदर ने यह सुना, वो अचानक शांत हो गया। तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस को भेज दिया गया। थोड़ी ही देर में कई पुलिस गाड़ियां और एम्बुलेंस वहां पहुंची। पैरामेडिक्स ने जांच की और बताया कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, जगतार गिल की मौत हो चुकी थी। अब चूंकि यह मर्डर केस लग रहा था, पुलिस ने तुरंत घर को चारों तरफ से बंद कर दिया। क्राइम सीन टेप लगा दी गई। उसी वक्त पड़ोस में रहने वाली एक महिला खिड़की से झांकने लगी। एक पुलिस वाले ने पूछा, क्या आप इनके रिश्तेदार हैं? महिला बोली, नहीं, मैं पास ही रहती हूं। भूपिंदर और जगतार को बहुत अच्छे से जानती हूं। मैंने पुलिस और एम्बुलेंस देखी तो देखने चली आई। पुलिस ने ज्यादा कुछ तो नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा, जगतार अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर वो महिला रोते हुए वहां से चली गई। इधर फोरेंसिक टीम ने बताया कि जगतार पर किसी भारी चीज से हमला किया गया है और कई बार चाकू मारा गया है। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां न तो चाकू मिला और न ही कोई भारी चीज। अब पुलिस ने परिवार को कहा कि कुछ दिनों के लिए कहीं और रहिए ताकि हम ठीक से जांच कर सकें। जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो उन्हें कुछ अजीब चीजें मिलीं। उन्हें रबर के दस्ताने मिले, जिनमें से एक की उंगली कटी हुई थी। रसोई के सिंक में गंदे बर्तनों के नीचे खून से सना चाकू मिला। लिविंग रूम के कारपेट पर, सोफे पर, सीढ़ियों पर, ऊपर वाले बाथरूम और यहां तक कि वॉश बेसिन के अंदर भी खून के छींटे थे। और बेसमेंट में एक 5 किलो की जिम वाली रॉड भी मिली, जो क्रिसमस डेकोरेशन बॉक्स के ऊपर रखी थी। अब सवाल यह उठता है, आखिर इस सब के पीछे कौन था? किसने जगतार को मार डाला और क्यों? अब बात करते हैं उस लोहे की रॉड की जो पुलिस को बेसमेंट से मिली थी। उस रॉड पर खून के धब्बे थे। जांच करने वालों ने उसे देखकर फौरन समझ लिया कि यह बहुत अहम सबूत हो सकता है और उन्होंने उसे जब्त कर लिया। लेकिन जो बात सबसे चौंकाने वाली थी वो ये कि पुलिस को बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये कोई चोरी डकैती का मामला है, क्योंकि जहां ये घर था, बारहोवेन इलाका, वो एकदम शांत और सुरक्षित जगह मानी जाती है। घर के ताले चिटकनी सब सही सलामत थे और घर से कोई सामान भी नहीं गया था। यहां तक कि जगतार के शरीर पर जो गहने थे वो भी वैसे के वैसे ही थे। अब एक और बात, उस इलाके में कई नए घर बन रहे थे, तो वहां काम करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने अपने औजार और घर सुरक्षित रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। पुलिस ने सोचा कि क्यों ना उन कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी जाए। पुलिस ने हर एक वीडियो को ध्यान से देखा, लेकिन किसी भी रिकॉर्डिंग में कोई संदिग्ध आदमी या अजीब हरकत नहीं दिखी।
इसके बाद पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से बात की। सब यही कह रहे थे कि जगतार एक सीधी सादी और मेहनती औरत थी। अब जरा पीछे चलते हैं। साल था 1994, जब 23 साल की जगतार अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ पहली बार कनाडा आई थी। लेकिन 3 साल बाद 1997 में पूरा परिवार इंडिया लौट गया और वहीं उनकी शादी हो गई 26 साल की जगतार की 20 साल के भूपिंदर पाल गिल से। शादी के बाद दोनों फिर कनाडा लौटे और ओटावा में बस गए। जगतार ने एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में नौकरी पकड़ ली और भूपिंदर ने टैक्सी चलाना शुरू किया। दिन में टैक्सी चलाते, रात को पिज्जा डिलीवर करते और सुबह सुबह अखबार भी बांटते थे। 2 साल बाद उनकी पहली बेटी दिलप्रीत पैदा हुई। फिर दूसरी बेटी और एक बेटा भी हुआ। जगतार नौकरी करती रहीं और कुछ ही समय बाद भूपिंदर को ओसी ट्रांसपो नाम की बस कंपनी में पक्की नौकरी मिल गई। फिर दोनों ने मिलकर पैसे जोड़े और बरहेवन में एक अच्छा सा डबल गैरेज वाला घर खरीद लिया। उसी घर में उनके सास ससुर यानी भूपिंदर के मम्मी पापा भी आकर रहने लगे। जगतार अपने नए घर में बहुत खुश थीं। लेकिन किसी को क्या पता था इस खुशहाल औरत की जिंदगी अचानक ऐसे खत्म हो जाएगी। 20 फरवरी 2014 को ओटावा के गुरुद्वारे में सिख समाज के कई लोग इकट्ठा हुए। सबने मिलकर जगतार की आत्मा की शांति के लिए अरदास की। जगतार को इतनी बुरी तरह मारा गया था कि ताबूत भी बंद ही रखा गया। कुछ ही लोग थे जिन्हें उनका चेहरा आखिरी बार देखने को मिला। इधर पुलिस की जांच लगातार चल रही थी। अब जरा ध्यान दीजिए, पुलिस को जो वेटलिफ्टिंग की रॉड मिली थी वो खून से सनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि हत्यारे ने उसी से जगतार को मारा है। लेकिन सवाल यह था कि उसने रॉड को बेसमेंट में क्यों छुपाया। पुलिस को शक हुआ क्या यह मर्डर किसी अपने ने किया है। तो पुलिस ने एक प्लान बनाया। उन्होंने बेसमेंट में क्रिसमस के डब्बे के पास एक नकली रॉड रख दी, उस पर भी नकली खून लगा दिया और ऊपर से वहां एक छुपा हुआ कैमरा लगा दिया। कुछ दिन बीते और फिर जो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ उसने सबको चौंका दिया। जगतार की मौत के 10 दिन बाद भूपिंदर पाल गिल खुद उस डब्बे के पास गया। उसने वो नकली रॉड निकाली और उसे अपनी जैकेट में छुपाने की कोशिश की, लेकिन रॉड बड़ी थी, जैकेट में फिट नहीं हो रही थी। अगले दिन वो फिर आया। इस बार उसने रॉड को अपनी पैंट में छुपा लिया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि पुलिस उसे देख रही है। जैसे ही वो रॉड लेकर घर से निकला, पुलिस ने उसका पीछा शुरू कर दिया। वो अपने घर से करीब 1 किलोमीटर दूर जंगल वाले इलाके में गया और रॉड को झाड़ियों में फेंक दिया। लेकिन पुलिस पहले से तैयार थी। उसके जाते ही उन्होंने रॉड वहीं से निकाल ली। अब जो बात पुलिस को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि भूपिंदर पाल ने आखिर वो लोहे की रॉड जंगल में क्यों फेंकी थी, जबकि उनके पास तो सोबेयस सुपरमार्केट का सीसीटीवी फुटेज था, जिसमें साफ दिख रहा था कि जगतार की मौत के समय भूपिंदर पाल अपनी बेटी के साथ वहीं था, यानी उसके अलिबी में कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी जब उसने वो रॉड छिपाई तो पुलिस को शक हुआ। सच्चाई पता करने के लिए पुलिस ने एक चाल चली। उन्होंने मीडिया में एक झूठी खबर फैलवा दी कि पुलिस को जंगल में एक झाड़ी के अंदर से खून से सनी लोहे की रॉड मिली है, जो शायद जगतार की हत्या में इस्तेमाल हुई है। अब बस पुलिस को भूपिंदर के अगले कदम का इंतजार था। जैसे ही यह खबर बाहर आई, भूपिंदर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां उसने खुद कबूल किया कि वही उस रॉड को झाड़ियों में फेंक कर आया था। जब पुलिस वालों ने पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो भूपिंदर पाल बोला कि जब वो घर आया और जगतार की लाश देखी तो उसके पास ही लोहे की रॉड पड़ी थी। उसे डर लगा कि कहीं हमलावर अब भी घर के किसी कोने में न छिपा हो। इसलिए उसने वो रॉड उठाई और पूरे घर की तलाशी ली, ऊपर नीचे हर जगह देखा, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर उसने डर की वजह से वो रॉड बेसमेंट में फेंक दी। लेकिन असली बात उसने पुलिस को तब भी नहीं बताई कि वो रॉड असल में जगतार की लाश के पास पड़ी थी। 1 हफ्ते बाद जब उसने रॉड वहीं पड़ी देखी तो घबरा गया और उसे उठाकर जंगल के पास झाड़ियों में फेंक आया। अब पुलिस ने पड़ोस की तलाशी शुरू की और आसपास के लोगों से पूछताछ की। इसी दौरान पुलिस की मुलाकात हुई एक आदमी से, नाम था स्कॉट। ये भूपिंदर पाल का बहुत पुराना दोस्त था। स्कॉट ने बताया कि जगतार की मौत के अगले ही दिन वो भूपिंदर पाल के घर गया था सांत्वना देने, लेकिन भूपिंदर की हालत देखकर वो हैरान रह गया। उसने पुलिस को बताया कि भूपिंदर को तो जैसे कोई गम ही नहीं था, ना आंसू न दुख। फिर उसने एक और चौंकाने वाली बात बताई कि भूपिंदर और उसकी बीवी जगतार का रिश्ता बहुत अजीब था। दोनों के बीच हमेशा खींचातानी रहती थी।
इसके अलावा स्कॉट ने कहा कि भूपिंदर पाल का एक औरत से अफेयर चल रहा था, नाम था गुरप्रीत रोनाल्ड। वो भी उसी मोहल्ले में रहती थी। गुरप्रीत भूपिंदर की ही कंपनी में बस चलाती थी और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। अब जब गुरप्रीत का नाम सामने आया तो पुलिस ने उसे थाने बुलाया पूछताछ के लिए। जैसे ही वो थाने पहुंची, एक पुलिस अफसर ने उसे पहचान लिया, वही औरत जो हत्या के दिन गिल परिवार के घर की खिड़की से झांक रही थी। अब आइए आपको बताते हैं गुरप्रीत रोनाल्ड कौन थी। गुरप्रीत भी बहुत छोटी उम्र में अपने मम्मी पापा के साथ कनाडा आई थी। बाद में उसने एक गोरे कनाडाई लड़के से शादी की, नाम था जेसन रोनाल्ड। शादी को 13 साल हो गए थे, लेकिन अब दोनों के बीच झगड़े होने लगे थे। वजह थी एक दूसरे पर शक। अब पुलिस की एक महिला जासूस गुरप्रीत से अकेले में पूछताछ करती है। पूछती है, तुम जगतार को कैसे जानती थी? गुरप्रीत बोली, हम सिर्फ पड़ोसी नहीं, बहुत अच्छे दोस्त भी थे। साथ में घूमने जाते थे, बातें करते थे, शॉपिंग करते थे। मैं उसे बहुत पसंद करती थी। फिर जासूस ने पूछा, हत्या वाले दिन यानी 29 जनवरी को तुमने क्या किया था? गुरप्रीत बोली, मैं रोज की तरह सुबह जल्दी उठी, नाश्ता किया, फिर घर साफ किया। फिर अपनी दोस्त रोजा को फोन किया, हम दोपहर में मिलने वाले थे। रोजा एक इंटीरियर डिजाइनर है, किसी के घर को सजाने में उसकी मदद करनी थी। फिर गुरप्रीत ने कहा, उससे मिलने से पहले मैं दोपहर 12:30 बजे शॉपिंग करने गई। अब जासूस ने पूछा, कहाँ गई और क्या खरीदा? गुरप्रीत बोली, मैं सोबेयस गई थी, लेकिन कुछ पसंद नहीं आया, इसलिए खाली हाथ लौट आई। लेकिन बाद में उसने अपना बयान बदल दिया और कहा, वहां मुझे भूपिंदर पाल और उसकी बेटी दिलप्रीत मिल गए थे। वो लोग गोभी खरीद रहे थे। गुरप्रीत ने भी भूपिंदर के साथ गोभी खरीदी और दोपहर करीब 1:30 बजे अपने घर वापस लौट आई। लेकिन जैसे ही वो लौटी, उसने भूपिंदर के घर के बाहर एक एम्बुलेंस देखी। वो थोड़ा हैरान हुई और खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश करने लगी कि आखिर वहां क्या हुआ है। इसके बाद जब महिला पुलिस अधिकारी ने गुरप्रीत से भूपिंदर और उसकी पत्नी जगतार के रिश्ते के बारे में पूछा, तो गुरप्रीत ने बताया कि जगतार एक बहुत पारंपरिक महिला थी। वो पूरी तरह से भारतीय और पंजाबी रीति रिवाजों को मानती थी। बिना पूछे ही गुरप्रीत खुद बताने लगी कि वो कैसी महिला है। ये सारी बातचीत पुलिस रिकॉर्ड कर रही थी। फिर गुरप्रीत ने बताया कि वो और भूपिंदर अक्सर आपस में कॉल और मैसेज पर बात करते थे, क्योंकि दोनों एक ही जगह बस ड्राइवर की नौकरी करते थे और उनकी शिफ्ट का समय भी ज्यादातर एक जैसा होता था। इसके बाद महिला पुलिस अधिकारी ने गुरप्रीत से रोजा नाम की उस इंटीरियर डिजाइनर दोस्त के बारे में पूछा, जो उस दिन उसके घर आने वाली थी। जवाब में गुरप्रीत ने बताया कि जब वह शॉपिंग करके वापस लौटी तो रोजा उसके घर के दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन इंटरव्यू के दौरान अधिकारी ने एक बात गौर की, गुरप्रीत हर सवाल का बहुत लंबा और डिटेल में जवाब दे रही थी, जैसे वो कुछ छुपा रही हो या अपनी बात को जरूरत से ज्यादा सही साबित करना चाहती हो। इसी दौरान पूछताछ करने वाली अफसर की नजर गुरप्रीत की एक उंगली पर पड़ी, उस पर पट्टी बंधी हुई थी। जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ, तो गुरप्रीत ने जवाब दिया कि वो आलू काट रही थी, तभी चाकू से उंगली कट गई। लेकिन पुलिस को शक इस बात पर हुआ कि जिस उंगली पर गुरप्रीत को चोट लगी थी, वही उंगली उस कटा हुआ दस्ताना पहन रही थी जो घटनास्थल पर मिला था। इसके बाद पुलिस ने गुरप्रीत की दोस्त रोजा से पूछताछ की। रोजा ने बताया कि वो और गुरप्रीत उस दिन दोपहर 1:30 नहीं, बल्कि 3:30 पर मिले थे। यानी कि गुरप्रीत ने पुलिस से झूठ बोला था। रोजा ने पुलिस को यह भी बताया कि जब वो गुरप्रीत से मिली तो उसने पूछा कि उनकी गली में पुलिस और एम्बुलेंस क्यों आई थी। इसके जवाब में गुरप्रीत ने कहा, जगतार गिल को किसी ने चाकू मारकर मार डाला। यह सुनकर पुलिस हैरान रह गई, क्योंकि ना तो गुरप्रीत को घर के अंदर जाने दिया गया था और ना ही उस समय किसी को बताया गया था कि हत्या चाकू से हुई है। फिर भी गुरप्रीत को सब कुछ कैसे पता था? अब पुलिस का शक गुरप्रीत और भूपिंदर पर और गहराने लगा। खासकर इसलिए भी क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब कोई किसी को चाकू मारता है तो गलती से खुद को भी घायल कर बैठता है, जैसे कि गुरप्रीत की उंगली कट गई थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों के फोन रिकॉर्ड सुनने के लिए उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। पुलिस को उम्मीद थी कि दोनों आपस में हत्या की बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर पुलिस ने पिछले 1 महीने की कॉल डिटेल निकाली और उसमें पाया गया कि दोनों ने एक दूसरे को करीब 250 बार कॉल किया था।
यानी कि औसतन हर दिन 8 से 9 बार बात होती थी, जिसमें हत्या वाला दिन भी शामिल है। हालांकि अभी तक पुलिस के पास कोई भी ऐसा पक्का सबूत नहीं था जो सीधे तौर पर भूपिंदर या गुरप्रीत को इस अपराध से जोड़ता हो। पुलिस के पास कुछ डीएनए सबूत थे जो जगतार के शव के पास मिले थे, लेकिन अब पुलिस को गुरप्रीत का डीएनए चाहिए था ताकि जांच की जा सके कि क्या उसका डीएनए घटनास्थल से मिला डीएनए से मैच करता है। लेकिन इसे हासिल करना आसान नहीं था। इसलिए पुलिस ने एक चाल चली, उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन की योजना बनाई। एक अफसर सादे कपड़ों में गुरप्रीत के घर गया और खुद को एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का सर्वे कर्मचारी बताया। उसने गुरप्रीत से कहा कि अगर वो एक छोटे से सर्वे में हिस्सा लेंगी तो उनका नाम एक लकी ड्रॉ में शामिल होगा। इस ड्रॉ में पहले इनाम के तौर पर 6 महीने का फ्री हाउस लोन और दूसरे नंबर पर फ्री वेकेशन था। गुरप्रीत को यह आइडिया अच्छा लगा और उसने तुरंत सर्वे फॉर्म भर दिया। उस फॉर्म में एक लिफाफा भी था जिसमें उसे अपनी लार डालनी थी। गुरप्रीत ने बिना सोचे समझे ऐसा कर दिया। इस तरह पुलिस को उसका डीएनए सैंपल मिल गया और वो उसे टेस्टिंग के लिए फॉरेंसिक लैब भेज देती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस अब गुरप्रीत के खिलाफ और सबूत इकट्ठा करने के लिए अगला कदम उठाने जा रही थी। एक दिन पुलिस ने गुरप्रीत की कार की खिड़की पर एक छोटा सा नोट चिपका दिया। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, हत्यारा। पुलिस को उम्मीद थी कि ये देखकर गुरप्रीत घबरा जाएगी और तुरंत भूपिंदर पाल को फोन करके इस बारे में बात करेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरप्रीत ने सीधा पुलिस को इसकी सूचना दी और भूपिंदर पाल से इसका जिक्र तक नहीं किया। कुछ ही दिन बाद डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई और अब सच्चाई छुप नहीं सकती थी। रिपोर्ट में साफ बताया गया कि गुरप्रीत का डीएनए जगतार के घर के कई हिस्सों में मिला था, उसकी बॉडी के पास, किचन में और ऊपर वाले कमरे में भी। अब पुलिस के पास सबूत थे कि गुरप्रीत ही उस दिन घर में मौजूद थी। इसी आधार पर 7 अप्रैल 2016 को गुरप्रीत को पहले दर्जे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर सिर्फ 6 दिन बाद 13 अप्रैल को पुलिस ने भूपिंदर पाल को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों को साझा आरोपी बनाकर अदालत में पेश किया गया। दोनों ने दावा किया कि वो बेगुनाह हैं, लेकिन पुलिस के पास जो सबूत थे वो बहुत ही मजबूत थे। जज के सामने पेश किए गए केस के सबूत में कहा गया कि भूपिंदर पाल अब अपनी पत्नी जगतार को पसंद नहीं करता था, लेकिन तलाक देना मुश्किल था क्योंकि उनके समुदाय में तलाक को बहुत बुरा माना जाता था। इसी वजह से उसने और गुरप्रीत ने मिलकर एक भयानक योजना बनाई, जगतार की हत्या की। पुलिस के मुताबिक हत्या वाले दिन 29 जनवरी को भूपिंदर पाल अपनी बेटी दिलप्रीत को घर से बाहर ले गया, लेकिन जाने से पहले वह एक भारी वजन उठाने वाली लोहे की रॉड सीढ़ियों के पास रख गया ताकि गुरप्रीत जब घर में घुसे तो उसे सीधा मिल जाए। गुरप्रीत आई और बहाने से जगतार के पास पहुंची। फिर जैसे ही उसे मौका मिला उसने उस रॉड से जगतार पर हमला कर दिया। लेकिन एक ही वार से मौत नहीं हुई तो वो रसोई में गई, वहां से चाकू उठाया और जगतार पर बार बार वार किए। आखिरी में उसने चाकू से जगतार का गला काट दिया और वहीं उसकी जान चली गई। गुरप्रीत बहुत चालाक थी। उसने भूपिंदर पाल को फोन नहीं किया ताकि कॉल रिकॉर्ड से पकड़ी न जाए। वह सीधे सुपरमार्केट पहुंची और वहीं जाकर उसे सब कुछ बताया। लेकिन सबसे दुखद और शर्मनाक बात यह थी कि भूपिंदर पाल ने अपनी बेटी को खुद घर में भेजा, जबकि वो जानता था कि उसकी मां की लाश वहीं पड़ी है। उस मासूम बेटी के हाथ में गुलदस्ता था जो वह अपनी मां को देना चाहती थी, लेकिन घर में घुसते ही उसे वो मंजर दिखा जो शायद उसकी जिंदगी भर की सबसे डरावनी याद बन गया। कोर्ट में पुलिस वालों ने अपनी अपनी गवाही दी। स्कॉट और इंटीरियर डिजाइनर रोजा ने भी अपना बयान दिया। जगतार की कुछ पोस्टमार्टम की तस्वीरें कोर्ट में दिखाई गईं, लेकिन जैसे ही वो दिखीं, जगतार का परिवार रोते हुए कोर्टरूम से बाहर चला गया। और फिर आया एक और गवाह, सुसान, जो एक लाइफ कोच थी। उसने बताया कि 1 साल पहले भूपिंदर पाल और गुरप्रीत उसके पास रिलेशनशिप की सलाह लेने आए थे। उन्होंने कहा था कि वे साथ रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और उनकी बातों से साफ लग रहा था कि वे जगतार को पसंद नहीं करते थे। सुसान की गवाही से पुलिस को हत्या के इरादे का मजबूत सबूत मिल गया। अब गुरप्रीत और भूपिंदर पाल के वकीलों ने अदालत में कई कहानियां सुनाई, लेकिन पुलिस के पास पहले ही पूरे सबूत इकट्ठा थे। और आखिरकार कोर्ट का फैसला आया। जूरी ने दोनों को पहले दर्जे की हत्या का दोषी करार दिया। अब दोनों जिंदगी भर जेल में रहेंगे और 2039 तक
उन्हें पैरोल पर भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिलेगी। कोर्ट के सामने मीडिया से बात करते हुए जगतार की भतीजी रमनदीप चहल ने अपने परिवार की तरफ से लिखा गया एक भावुक बयान पढ़ा। उन्होंने अपने दिल की गहराई से अपनी बातें रखीं। उनके बयान में कहा गया कि इस माननीय अदालत का फैसला जो 2016 में जूरी ने दिया था, सही है। अदालत ने दोनों आरोपियों भूपिंदर पाल गिल और गुरप्रीत रोनाल्ड को पहली डिग्री की हत्या का दोषी मान लिया है। यही फैसला जगतार गिल हत्याकांड की कहानी को खत्म करता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न करें। नीचे कमेंट में अपनी राय और सवाल भी लिखें। हमें आपके विचार जानकर खुशी होगी। धन्यवाद।